A very good morning, students. Today we will discuss भारत की खोज चैप्टर नंबर 1 अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुंचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अब यहाँ पे जो लेखक हैं उन लेखक का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो उनकी जेल यात्रा है वो 9वीं जेल यात्रा है और उन्हें यहाँ पे 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका है। और जब यहाँ पे पहुंचे तो दूज का चांद था। दूज का चांद का मतलब क्या होता है? जो शुक्ल पक्ष के अगले दिन का चांद होता है उसे बोलते हैं दूज का चांद। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष क्या होता है? अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाला जो भाग होता है उसे शुक्ल पक्ष बोला जाता है। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और बीत गया। जैसे जैसे नया चांद निकलता है तो उन्हें यही इस चीज़ का एहसास होता है कि जो नया महीना है वो आ चुका है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये चांद है वो उनके बंदी जीवन का एक साथी रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद भी उजाला होता है। चांद किस चीज़ की याद दिला रहा है? कि अंधेरे के बाद क्या होता है? हमेशा उजाला होता है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में लगा। अब लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जैसे दूसरी जेलों में वो बागवानी किया करते थे, यहाँ पे भी अब वो क्या कर रहे हैं? तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बना रहे हैं। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। जो मिट्टी थी वो उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर थे, बहुत ज़्यादा पथरीली थी, पुराने मलबे से बनी हुई थी। चूंकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्विसंधियां देखी हैं। अब ये जो इतिहास स्थल है, इतिहास स्थल किसको बोलते हैं? हिस्टोरिकल प्लेस को। हिस्टोरिकल प्लेस है तो यहाँ पे बहुत सारे युद्ध भी देखे गए हैं और दुर्विसंधियों का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे प्लान्स बनाए गए, षड्यंत्र बनाए गए वो भी देखे गए हैं। यहाँ के इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है। अब जहाँ पे जो इतिहास है, ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इतना भी पुराना नहीं है ये हिस्टोरिकल प्लेस। यहाँ पे इतनी अहमियत नहीं दी गई अगर हम घटनाओं की दृष्टि से इसको देखें। पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। एक बहुत पुरानी घटना है जिसको आज भी याद किया जाता है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी। एक महिला थी, बहुत ज़्यादा साहसी थी, जिसका नाम था चांद बीबी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। अब क्या बोल रहे हैं? किसकी सेना के अगेंस्ट उसने लड़ाई लड़ी? अकबर की। और उसने तलवार के साथ लड़ाई की है, नेतृत्व किया अपनी सेना का। नेतृत्व का मतलब एक लीडर की तरह उसने काम किया है। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। उसी की सेना का एक पर्सन था जिसने उसकी हत्या कर दी थी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। क्या बोले? जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें उसमें से बहुत नीचे के हिस्से से क्या मिले? दीवारों के हिस्से मिले हैं और कुछ गुंबद भी मिले हैं और कुछ इमारतों के ऊपरी हिस्से भी मिले हैं। अब गुंबद क्या होते हैं? ये होते हैं गुंबद। हम बहुत दूर तक नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों ने इसकी मंजूरी दी थी और ना ही हमारे पास इस काम को जारी करने का कोई साधन था। वो कह रहे हैं अब आगे दूर नहीं जा सके क्योंकि इनको अधिकारियों ने मंजूरी नहीं दी थी और ना ही इनके पास आगे जाने के लिए कोई साधन था। अब मैंने कुदेल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने क्या छोड़ दिया? कुदाल को छोड़ दिया। कुदाल, इसको बोलते हैं कुदाल। इसको छोड़कर अब उन्होंने कलम उठा ली। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में ही नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण पूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ना ही मैं पास्ट के बारे में लिख सकता हूँ
और ना ही मैं फ्यूचर के बारे में लिख सकता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें जीना चाह रहे हैं, वो वर्तमान में जीना चाह रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैं किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मीन्स एक प्रोफ़ेशनल की तरह जो है वो अतीत के बारे में भी नहीं लिख सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कर्म करना चाहते हैं और प्रेज़ेंट में क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। प्रेज़ेंट में वो लिखने की बात कर रहे हैं। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा, एक राहत दिलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम सिर्फ प्रेजेंट की ही सोच रहे हैं, फ्यूचर और पास्ट के हम नहीं देख के चल रहे, सिर्फ हम प्रेजेंट में ही जी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अतीत के भार को थोड़ा सा हल्का कर देता है। हमें उससे थोड़ी सी क्या मिल जाती है, राहत मिल जाती है। अतीत का दबाव, दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। वो कह रहे हैं जो दबाव है, चाहे वो भला हो चाहे वो बुरा हो, दोनों तरह से इफेक्ट करता है। अभिभूत का मतलब होता है इफेक्ट करना। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। वो कह रहे हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा ये कष्टदायक होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें होती है जिनका जो सभ्यता है वो बहुत ज़्यादा पुरानी बनी हुई है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है, वो पूछ रहे हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं कि मेरी विरासत क्या है और मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया। वो कह रहे हैं कि क्या मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ कि जो मानवता ने 10,000 साल पहले हासिल किया था, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले ही हुई है और जो अब तक जारी है। क्या बोल रहे हैं वो कि किसका उत्तराधिकारी हूँ, क्या मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ जब विजय, विजय के उल्लास का मतलब है जब जीत होने पे खुशी, और जब पराजय होने पे पीड़ा, यंत्रणा का मतलब होता है पीड़ा, या फिर ऐसे साहसिक कार्य, हैरत अंगेज मीन्स हैरान करने वाले ऐसे साहसिक कार्य जिनकी शुरुआत काफी समय पहले ही हो चुकी थी और अभी भी जारी है और जो इस चीज की ओर हमें आकर्षित भी करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। वो कह रहे हैं एक तो मैं इन चीज़ों का क्या हूँ, वारिस हूँ। दूसरा, जहाँ पे मानव जाति की हिस्सेदारी है, साझेदारी का मतलब होता है हिस्सेदारी है, मैं उसका भी वारिस हूँ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। वो क्या बोल रहे हैं कि हम सबके रक्त में, मांस में, अस्थियों में एक ही चीज़ समाई हुई है, सभी के सभी अलग नहीं है। अलबत्ता का मतलब होता है यहाँ पे निसंदेह। निसंदेह एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू है, यहाँ पे निसंदेह वर्ड है अलबत्ता का मतलब। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। वो कह रहे हैं कि वर्तमान भी इसी से ही बना है और भावी रूप भी इसी से ही बनेगा। भावी का मतलब होता है फ्यूचर। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। वो कह रहे हैं इसी विरासत के बारे में, ठीक है, इसी विरासत का जो विचार है कि इसको कैसे लागू करना है, वो एक लंबे समय से इनके मन में बात जो है वो बैठ चुकी है। अरसे का मतलब होता है समय, कि इतने लंबे समय को बोला जाता है अरसे। और विशिष्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। वो कह रहे हैं कि मैं इसी विषय के ऊपर लिखना चाहता हूँ, पर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा मुश्किल है ये, यही चीज़ मुझे क्या कर रहा है, डरा रहा है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। सतही का मतलब है कि इतने डिटेल में नहीं जा सकते वो, ठीक है। ऊपर ऊपर से क्या कह रहे हैं वो कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको पढ़ सकता हूँ, डेप्थ इन डिटेल में नहीं जा सकता।